ये खुल गया है हमारा जीव और समष्टि। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये इतना मोस्ट चैप्टर नहीं है, फिर भी PNST 24 के अकॉर्डिंग, क्योंकि पेपर ऐसे आने लगे हैं कि कुछ भी कहीं से भी उठाकर दे देता है। तो इसके लिए हमको अपनी तैयारी 100% करनी पड़ेगी और हमको अपना पेपर क्रॉस करने के लिए हर एक चैप्टर के हर एक लाइन्स को अपने माइंड पे सेट करना होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जीव और समष्टि। जीव तो सभी आप लोग जानते हैं, समष्टि आगे आपको बताया जाएगा। ओके, तो इसमें ये सारी चीज़ें तो इतनी पढ़ने की अकॉर्डिंग है नहीं, आप ऐसे पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको आगे ले चलती हूँ। जैसे कि यहाँ पास दिया है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होते हैं? तापमान, जल, प्रकाश और मृदा। इस पर आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो मोस्ट लाइनें हैं जो आने की संभावना है NCERT के हिसाब से, वो मैंने अंडरलाइन कर ली है। भौतिक, रासायनिक, अजीवी और अजैव होते हैं, ठीक है ना। घटक भी शामिल है। रोगजनक, पैथोजन होते हैं। परजीवी, परभक्षी होते हैं। जीव की स्पर्धी, जिनके साथ वह लगातार पारस्परिक क्रिया करते हैं। प्रमुख अजैव कारक, अब आप पढ़ेंगे प्रमुख अजैव कारक कौन से हैं, कितने हैं। तो फर्स्ट नंबर है तापमान। पारिस्थितिक रूप से सबसे ज़्यादा प्रासंगिक पर्यावरणिक कारक है, ठीक है ना। पृथ्वी पर औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। ये सारी चीज़ें इसमें दी है। अब हम मेन लाइन पे आ जाते हैं। तो मेन लाइन में देखिए अंडरलाइन की हुई है, मैदानों से पर्वत शिखरों की ओर उत्तरोत्तर घटता रहता है, ठीक है ना। उच्च तुगनता वाले क्षेत्रों में तापमान अविशून्य से लेकर ग्रीष्म में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में 50 डिग्री सेंटी से अधिक पहुंच जाता है। लेकिन कुछ बेजोड़ आवास भी हैं, जैसे कि गर्म झरने और गहरे सागर के उच्च जलीय निकास, जहां औसत तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, ठीक है। यह सामान्य ज्ञान है कि आम के पेड़ कनाडा और जर्मनी जैसे शीतोष्ण देश में नहीं होते हैं। जो आम के पेड़ होते हैं कनाडा और जर्मनी में नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि ये शीतोष्ण देश है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि जल के बारे में बताया गया है, तो मोस्ट लाइन जो है, पादपों की उत्पादकता और वितरण भी पानी पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। जानते हैं आप सभी, पेड़ पौधे पानी से ही उगते हैं। पानी के बिना और जल के बिना, जिसको हम कहते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। रासायनिक घटक pH महत्वपूर्ण होता है। अतः स्थलीय जल में 5 से कम, समुद्र में 30 से 35 और कुछ अति लवणीय लागूनों में 100 से अधिक होती है, ठीक। फिर आता है प्रकाश के बारे में। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य उत्पन्न करते हैं। यह ऐसी प्रक्रिया है जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में धूप उपलब्ध होने पर संभव है। जो प्रकाश होती है, प्रकाश होते हैं, प्रकाश के कारण ही प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पौधों की पत्तियों पर होता है, आई मीन पूरे पौधे पर होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपको बताया गया है, देखिए ये देखिए, पौधे भी पुष्पन हेतु अपनी दीप्तिकालिता आवश्यकता की पूर्ति के लिए धूप पर निर्भर रहते हैं। जो पौधे होते हैं वो पुष्प को उगाने के लिए धूप पर, प्रकाश पर निर्भर रहते हैं। दैनिक तथा मौसमी विभिन्नताओं को अपनी चारे की खोज, फोरेजिंग, जनन और प्रवासी गतिविधियों का समय तय करने के लिए संकेत के रूप में काम में लाते हैं। पृथ्वी पर प्रकाश की उपलब्धता तापमान से निकट से संबंधित है, क्योंकि दोनों का स्रोत सूर्य है। लेकिन महासागरों की गहराई 5000 मीटर से अधिक होती है। अगर आप चिट्ठू में आ जाए कि महासागरों की गहराई कितनी होती है, तो 500 मीटर से अधिक होती है। में पर्यावरण निरंतर अंधकार में रहता है, ठीक है ना। खगोलीय ऊर्जा का कोई स्रोत भी है, सूर्य नामक खगोलीय ऊर्जा का स्रोत भी है। सौर विकिरण की स्पेक्ट्रमी गुणवत्ता भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सौर विकिरण की जो स्पेक्ट्रमी गुणवत्ता होती है वो भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सौर विकिरण की स्पेक्ट्रम का पराबैंगनी घटक बहुत से जीवों के लिए हानिकारक होता है। सौर विकिरण की जो किरणें होती हैं, जो स्पेक्ट्रम होता है, वह बहुत से जीवों के लिए, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं वह बहुत से जीवों के लिए हानिकारक होती हैं। जबकि महासागर की भिन्न भिन्न गहराइयों में मिलने वाले समुद्री पादपों के दृश्य स्पेक्ट्रम के सभी रंग घटक उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। तो इतना आप प्रकाश के बारे में पढ़ चुके। अब चलते हैं हम मृदा के बारे में। थोड़ी बहुत जानकारी मृदा के बारे में ले। विभिन्न स्थानों में मृदा की प्रकृति और गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यह जलवायु, अपक्षय, प्रक्रम, विदरिंग प्रोसेस क्या वह वही
या अवसादी सेडिमेंटरी तथा इसका विकास जैसे हुआ, इन सब बातों पर निर्भर होता है। संगठक कण साइज और पुंजन मृदा के अंतर स्त्रावण तथा जल धारण क्षमता का निर्धारण करते हैं। इन विशेषताओं के साथ साथ पीएच, खनिज संगठन और स्थलाकृति जैसे प्रचाल काफ़ी हद तक किसी क्षेत्र की वनस्पति का निर्धारण करते हैं। ठीक है ना। तो जल, प्रकाश और ताप के बारे में इतनी चीज़ें हैं। अब हम आ जाते हैं नियमन करना। नियमन हम कैसे करते हैं, तो इसमें थोड़ी बहुत बातें हैं जो आप सभी को ध्यान देनी है। कुछ जीव समस्थापन कार्यकी, कभी कभी व्यवहारिक भी साधनों द्वारा बनाए रखते, जिससे शरीर का तापमान, परासरणी, सांद्रण आदि स्थिर रहता। सभी पक्षी और स्तनधारी और बहुत थोड़े से निम्न कशेरुकी और कुछ अकशेरुकी जातियाँ वास्तव में ऐसा नियमन बनाए रखने में सक्षम होते हैं। ठीक है ना। ये जो मैं अंडरलाइन की हूँ, आप देख रहे हैं, हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस स्थिर रखते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर का जो सामान्य दाब होता है, ताप होता है, तापमान होता है, वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना। ये चीज़ आती है और न कम होता है इससे, न ज़्यादा होता है। कम ज़्यादा तभी होता है जब बुखार आती है तो ज़्यादा होता है, और जब ठंडी लगती है, ये कुछ और भी प्रॉब्लम होती है तो कम होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें तो कुछ मुझे इम्पोर्टेंट लगा नहीं है, हालांकि मैं पढ़ती हूँ, लेकिन अनुकूलन के बारे में हम थोड़ा बहुत यहाँ पास पढ़ लेते हैं। जल के बारे मम्मी रे पूरा वीडियो